हेलो 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 गाइस। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित हो रहे हैं प्रतिदिन की तरह। आप सभी का डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चे आपके ही जैसे कक्षा 11वीं 12वीं से लेकर कॉलेज तक की तैयारी तथा उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगा और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो हम आज का टॉपिक मृदा के भौतिक गुण के ही अंतर्गत है, अम्लीय मृदा तथा क्षारीय मृदा में अंतर। तो आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं। इस कलर के माध्यम से हम ये बताए थे पिछले वीडियो में। यदि पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देख सकते हैं कि मृदा की जांच कैसे करते हैं, पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान के ही आधार पर हम अम्लीय और क्षारीय मृदा की बातों पर पहुंचते हैं कि वो मृदा जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो आज हम उसी बातों को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं, उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आप इस चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा और इस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम तीन टॉपिक लेकर के जो है आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में अंतर, और दूसरा इसका उप टॉपिक है अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का वर्गीकरण, और तीसरा है क्षारीय मृदा का विकास। इन मृदाओं का जो है वो विकास किस प्रकार से हुआ है और ये मृदाएं कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले देखें अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में अंतर। अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में अंतर कल भी कुछ चर्चा किए थे, लेकिन हम पूरी बात इसके बारे में नहीं बता पाए थे। आज हम आप चाह रहे हैं कि आपको ये सब सारी बातें बता दें। तो सबसे पहले बात आती है अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में जो अंतर है। सबसे पहला ही अंतर है पीएच मान का। तो पीएच मान ये जैसे हमने ये बनाया है, तो यदि पीएच मान जो है वो इधर 7 से कम रहता है तो उसको अम्लीय बोलेंगे, और 7 से अधिक रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा कहते हैं। और 7 होता है तो उसको जो है उदासीन मृदा कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा अंतर है आयन का। जो आयन है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है अम्लीय मृदा में, और क्षारीय मृदा में जो है वो हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH आयन की अधिकता होती है। किसकी? OH आयन की। इस डायग्राम को जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा जूम करके देख लें तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो दूसरा अंतर हो गया आपका कौन सा? आयन का। और तीसरा अंतर हो गया कि ये मृदा कैसे क्षेत्रों में बनती है, किस में बनती, कहाँ बनती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो अम्लीय मृदा बनेगी, और शुष्क क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो क्षारीय मृदा बनती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। चौथी बात ये है कि ये जो अम्लीय मृदा है
ये इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसी का उल्टा हो जाएगा, क्षारीय मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। फिर इसमें जो है तत्व, पोषक तत्व की बात करें तो फेरस, एल्युमिनियम, मैंगनीज, क्वार्ट्ज, सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है अम्लीय मृदा में, और क्षारीय मृदा में जो है वो नहीं पाई जाती, इसमें बल्कि सोडियम आयन अधिक पाया जाता है। फिर इसके पहचान करेंगे कि अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है या उदासीन है। लिटमस पेपर को जो लाल करती है और क्षारीय मृदा जो है लाल को नीला करती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात करें इसकी भौतिक दशा की, तो ये जो अम्लीय मृदा है इसकी भौतिक दशा जो है वो कम खराब होती है। तो भौतिक गुणों के बारे में या भौतिक दशा के बारे में हमने आपको पहले भी बता चुका है। यदि आप भौतिक गुण नहीं देखे होंगे मृदा के तो आप पुनः उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो मृदा के भौतिक गुण जो 10 बताए हमने, तो उस चैनल को देख लीजिए, चैनल पर जो है ये जानकारी अवश्य देख लीजिएगा, तो आपको ये बातें सरल हो जाएगी। भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण जो है बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, इसमें हम आसानी से सुधार करके फसल उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जो क्षारीय मृदा है भौतिक दशा इनकी बहुत अधिक खराब होती है, इनमें ज़्यादा सुधार नहीं किया जा सकता है। फिर जो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए जो है वो चूना का उपयोग करते हैं, और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जो है वो जिप्सम का उपयोग करते हैं, पाइराइट्स का उपयोग करते हैं। तो यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके अलावा और भी हम बात करें या इसके सुधार के लिए जो है किसका हम उपयोग करते हैं, अम्लीय मृदा का सुधार के लिए जो है क्षारीय उर्वरक देंगे, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्षारीय उर्वरक है, इसका हम उपयोग करेंगे। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जैविक उपचार के द्वारा या जैविक पौधों का उपयोग करके, जैसे क्षारीय मृदा में की बात करें तो क्षारीय मृदा में जो है वो एक सत्यानाशी करके एक खरपतवार का नाम है, जिसका नाम है वानस्पतिक नाम आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का नाम है। ये जो है खरपतवार को यदि लगाए तो क्षारीय मृदा जो है कुछ अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कुछ अम्ल की मात्रा बढ़ती है और लगभग 7.5 से 7.25 के बीच हो जाता है, और उसमें कुछ खेती हम कर सकते हैं, कुछ फसलें लगा सकते हैं। अब ये जो फसलें जो लगाएंगे वो कौन सी फसलें लगाएंगे, तो हमने कुछ फसलों के नाम आपको बताया है कि जो क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा, पहले अम्लीय मृदा का देख लें। अम्ल सहिष्णु फसल जो है वो जैसे धान लगा सकते हैं, जई है, राई, मक्का, मूली, सोयाबीन, शकरकंद, कपास, आलू, चाय पत्ती और मूंगफली, ये फसल जो है अम्ल सहिष्णु फसल है, इनको हम लगा सकते हैं। और जो क्षारीय मृदा है उसमें धान है, ढेंचा है, धान, ढेंचा, चुकंदर, ये फसल लगा सकते हैं। ठीक है। हरी खाद का उपयोग करेंगे इसके सुधार के लिए। रोधक फसलें और है, खजूर है, बेर है, अनार है, इनका सब उपयोग करके हम इसमें कुछ न कुछ जो है वो कुछ हद तक आय प्राप्त कर सकते हैं क्षारीय मृदा में भी। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम और बात करते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मृदा में अंतर, आपको विशेषकर इन्हीं बातों का अंतर याद रखना है। फिर हम आगे बात करें, जो अम्लीय और क्षारीय पर हमने कल भी कुछ चर्चा किए थे, यानी नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ कुछ चर्चा और करना चाहेंगे, क्योंकि
एक बार में सारी बातें क्लियर नहीं होती है। तो इसमें जो पीएच स्केल की हमने बात किए थे, पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक होता है। पीएच मान जो इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं 0 से 14 तक। तो बहुत ज़्यादा अम्लीय जो है इधर 0 में, और बहुत ज़्यादा क्षारीय जो है वो किस ओर होता है, 14 में होता है, यानी पूर्णतः क्षारीय। और जो दूध है वो अम्लीय नेचर का होता है। इसका पीएच मान 6.6 से जो है वो 6.8 होता है। प्योर वाटर उदासीन होता है, 7 होता है इसका पीएच मान। और रक्त जो है कुछ सारी क्षारीय होता है, इसका 7.4 जो है वो क्या पाया जाता है, पीएच मान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और इसी पीएच का हम फिर से अभी उपयोग करके हम बताएंगे कि ये अम्लीय मृदा में का फिर से इसको वर्गीकरण किया गया है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक है सेकंड, अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का वर्गीकरण। जो अम्लीय और क्षारीय मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है अम्लीय तथा पीएच के आधार पर, यानी अम्ल की मात्रा कम या अधिक है उसी आधार पर इसको बहुत कम अम्लीय या बहुत कम जो है क्षारीय या कम क्षारीय या बहुत कम क्षारीय, इस टाइप से इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 4 वर्ग हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप देखिए इस टेबल फॉर्म में हमने इसको बनाया है। जैसे मृदा का स्तर या प्रकार या श्रेणी, यानी उसको किस श्रेणी में रखेंगे उस मृदा को, कि बहुत कम वाली, कि कम, की मध्यम या अधिक। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये श्रेणी होगी मृदा की, है ना। इसको किस श्रेणी मतलब वर्ग, किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। फिर अम्लीय है और ये क्षारीय है। तो अम्लीय या उसको कब कहेंगे, उसका पीएच कितना रहेगा तब, और क्षारीय उसको कब कहेंगे, उसका पीएच कितना रहेगा तब उसको क्षारीय बोलेंगे। तो हमने आपको पीएच मीटर, पीएच स्केल के द्वारा बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, पीएच, मृदा पीएच क्या है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो अब हम इसको समझें। देखिए, वर्ग में हो गया बहुत कम, कम, मध्यम या अधिक। पीएच में हो गया 6.5 से 7, 6 से 6.5, 5.5 से 6 और 5.5 से कम, 5.5 से कम। और दूसरे कॉलम में देखिए 7 यानी 7 से 7.5, 7.5 से 8, 8 से 8.5 और 8.5 से अधिक। अब इसको याद हम कैसे रखें कि यदि किसी मृदा में 6.5 से 7 तक पीएच है तो वो बहुत कम अम्लीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुत कम अम्लीय कहलाएगी। हम पहले अम्लीय की बात कर लें। और किसी मृदा में 6 से 6.5 पीएच है तो वो कम अम्लीय कहलाएगी। किसी मृदा में 5.5 से 6 है तो मध्यम अम्लीय हो जाएगी। और किसी मृदा में 5.5 से 7 है तो वो अधिक अम्लीय हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, आप इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने का डिफरेंस है। 6.5 से 7 यानी 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ भी 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ भी जो है वो 0.5 का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी जो है वो 5 पॉइंट का, यानी 5.5 से इधर नीचे या कम जो है वो बहुत बहुत अधिक अम्लीय कहलाएगी। तो हमने आपको बताए थे कि जो पीएच मान है मृदा का, यदि 6.5 से 7.5 तक रहता है तो औसत होता है, और उसमें हम किसी भी प्रकार की फसल को आसानी से लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, और उत्पादन अच्छी देगी। और यदि इधर नीचे चले जाते हैं यानी 5.5 से, तो किसी भी प्रकार की फसल उसमें फिर नहीं होती। 5.5 तक केवल धान की फसल हो सकती है। तो इसको
आप इस ये पीएच स्केल में देख लीजिए, ये 0 से लेकर के इधर कितने तक, 7 तक, तो 7 से कम जाएंगे, यानी 6.5 से 7 तक जा रहे हैं, 6 तो बहुत कम अम्लीय है। और उसी प्रकार से इधर आगे जाएंगे, यानी 7 से आगे जाएंगे तो 7 से 7.5 जाएंगे तो बहुत कम क्षारीय हो जाएगी। और यदि 7.5 से 8 तक जाएंगे, सब में 0.5 का डिफरेंस है, तो वो कम हो जाएगी, उसको कम क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। और यदि 8 से 8.5 पीएच होगा तो उसको मध्यम क्षारीय बोलेंगे। और यदि 8.5 से अधिक पीएच है तो उसको बहुत अधिक या अधिक पीएच की श्रेणी में रखा गया है, उसको उस वर्ग में बांटा गया है। तो इस अनुसार हम देखें तो आपको याद रखना है, ये क्रम याद रखना है। एक तो क्या याद रखना है, क्रम को कैसे याद रखना है, एक तो बहुत कम, कम, मध्यम और अधिक, यहाँ तक याद हो गया। फिर उसके बाद में देखिए, इसको दोहराइए हमारे साथ में, 6.5 से 7। अब सब में क्या करेंगे, नीचे आएंगे इसके, 6 से 6 यानी 6.5 से 0.5 फिर नीचे आ गए तो ये 6 हो गया। अब 6 से 0.5 नीचे आए तो 5.5, और 5.5 से फिर से 0.5 नीचे आ जाओगे तो इससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से देखो क्षारीय मृदा में, तो क्षारीय मृदा में यदि आप देखेंगे तो इसमें भी पाएंगे उसी प्रकार के 7 से 7.5, फिर 7.5 से 8, फिर 8 से 8.5 और फिर 8.5 से अधिक। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इतने में ही हम सुधार कर सकते हैं। इससे और कम हो गया या इससे बहुत और अधिक हो गया, इधर 5.5 से यदि कम है तो पीएच में ज़्यादा सुधार हम कर नहीं सकते हैं और फसल नहीं ले सकते उसमें। और यदि इधर 8.5 से अधिक है तो वो क्षारीय मृदा में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो आशा है आप लोगों को ये बात यहाँ तक हमारी समझ में आई होगी। इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए तो आपको अवश्य समझ में आएगी। फिर भारतीय प्रणाली के आधार पर जो है क्षारीय मृदा का जो वर्गीकरण है, एक तो वर्गीकरण हमने ये बता दिया कि अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, पीएच के आधार पर है। फिर दूसरा है भारतीय प्रणाली के आधार पर जो क्षारीय मृदा का वर्गीकरण है 5 प्रकार से किया गया है। अब इसके हम 5 प्रकार देखें तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये अनावश्यक वीडियो नहीं है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आप कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 11वीं से 12वीं से लेकर के, या फिर आप कॉलेज करने के बाद में बीएससी एमएससी एजी करने के बाद में तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य विषय में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हमने लगभग 99%, 100 तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 99%, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि 100% भी आपकी तैयारी इसी से हो जाएगी। 99 तो % हम गारंटी लेते हैं, बाकी गारंटी आप खुद ले सकते हो। ठीक है, तो इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन से 5 वर्ग हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग और ई वर्ग। अब इससे क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुके हैं कि किस वर्ग की मृदा खेती योग्य होती है, किस वर्ग की मृदा पर बिल्कुल खेती नहीं की जा सकती है, और किस वर्ग की मृदा में अभेद मतलब कठोर, एकदम कठोर, जिसमें भेदा नहीं जा सकता, मतलब बिल्कुल हल नहीं चला सकते, ऐसी मृदा किस वर्ग के अंतर रखी गई है। तो आपको ये ABCDE तक याद रखना है। ABCDE हो गया। फिर उसके बाद में देखो, अधिक क्षारीय, मध्यम क्षारीय, मध्यम से कम क्षारीय, ऊपरी परत जो है वो सख्त होती है, और यहाँ पर अधिक सख्त मतलब होती है, कठोर होती है, मतलब अभेद्य होती है। अब ये कितनी गहरी इनमें परत पाई जाती है, जो हार्ड परत रहती है, कड़ी या सख्त परत रहती है। अधिक क्षारीय वाले में जो है वो 15 सेंटीमीटर तक, और मध्यम क्षारीय में 7.5 सेंटीमीटर तक,
और मध्यम से कम क्षारीय में 5 सेंटीमीटर तक, और ऊपरी परत जो है वो सख्त जो है वो ऊपरी भाग जो है बिल्कुल सख्त रहता है, और ये वाला जो है वो ई वर्ग का जो है वो अधिक कठोर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर कितने प्रतिशत ग्रसित भाग होता है, तो कितने प्रतिशत जो है वो भाग कोई योग्य नहीं होता है, यानी जो पूरा भाग होता है आधा होता है 10%, 20%, 5%, जो भी है। तो आप यहाँ देखिएगा ग्रसित भाग जो है 5% होता है, किस में, ए वर्ग की मृदा में। बी वर्ग वाली में 15% ग्रसित भाग होता है, यानी ज़्यादा ग्रसित होता है इसमें। फिर मध्यम से जो कम क्षारीय वाले में 25 से 30%, और डी वाली में जो है संपूर्ण क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, ग्रसित होता है। और ई वाली मृदा में, ई वर्ग की मृदा में भी संपूर्ण क्षेत्र कैसा हो जाता है, संपूर्ण क्षेत्र ग्रसित होता है। इसका हम उपयोग नहीं कर सकते किसी काम के लिए। अब देखिए ए वर्ग की मृदा में ढाक, ढाक मतलब पलाश, बीटा मोनोस्पर्मा नाम है इसका। करोंदा है, केरिसा करंदास नाम है इसका। फिर रोजा ग्रास है, रोजा ग्रास। फिर छोटी घास है, ये उग सकती है बी वर्ग की मृदा। ए वाले में ढाक और करोंदा, बी वर्ग की मृदा में ढाक, रोजा घास, ग्रास जो है, और छोटी घास उग सकती है। फिर मध्यम से कम क्षारीय वाले में केवल क्षारीय घास उग सकती है। ऊपरी परत यानी डी वाली में जो है ऊसर घास उग सकती है। और ऐसी कौन सी परत है मृदा की, या मृदा को कौन सा वर्ग है जिसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, वो है भाग आप कौन सा, कोई वनस्पति जिस पर नहीं उगती है वो है ई वर्ग में रखा गया है। कौन सा वर्ग में, ई वर्ग में। यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 10 बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो वर्गीकरण किया गया है क्षारीय मृदा का, वो हिलगार्ड, हिलगार्ड ने जो है, एक वैज्ञानिक थे हिलगार्ड, उनके नाम पर है ये। और उन्होंने जो है 1906 में एक वर्गीकरण दिया था मृदा का। ये भी बहुत इजी हो जाएगा, जो हम बताएंगे उसी अनुसार आप इसको याद रखिएगा, तो ये आपसे बनने लग जाएगा। तो देखिए इस टेबल में ये हमने बताया है आपको। पर सबसे पहला तो मृदा का नाम हो गया, मृदा का नाम। दूसरा है पीएच, तीसरा है परिवर्तनशील सोडियम लवण, परिवर्तनशील। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत चालकता, जिसको हमने ईसी की बात की थी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो सॉइल परीक्षण में भी इसको शामिल करते हैं। पीएच को तो शामिल करते ही करते हैं। सोडियम लवण उसमें कितना है, क्या है, पोषक तत्व कितने मात्रा में, कितने % में पाए जाते हैं, इसके बारे में भी उसमें पीएच में हमने बताया था। फिर है अन्य नाम इसका, कि इस मृदा का अन्य नाम क्या है। अब याद इसको इस क्रम से रखिए, 1, 2 और 3। सेलाइन, एल्केलाइन, और तीसरा है सेलाइन एल्केलाइन। पहला सेलाइन, दूसरा सेलाइन, पहला सेलाइन, दूसरा एल्केलाइन, और तीसरा सेलाइन एल्केलाइन। ये मिक्सअप यानी दोनों प्लस है, ठीक है, सेलाइन और एल्केलाइन। अब यहाँ देखिए पीएच मान 8.5 से कम या 15% से अधिक। परिवर्तनशील सोडियम लवण सब में 15% से, कुछ में कम है, कुछ में अधिक है। यहाँ सब पीएच मान में देखिए 8.5, 8.5 सब में है, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है, यहाँ रखना है। पीएच की बात आई यहाँ पर तो 8.5। अभी हम कम अधिक वाले अभी बताएंगे। फिर सोडियम लवण जो है वो 15% याद रहे, 15 याद रखें। और विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करते हैं। कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। और 4 मिलीमोज होता है, तो 4 मिलीमोज से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। फिर यहाँ पर सफ़ेद ऊसर, काली ऊसर और भूरा ऊसर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए जो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ये कॉलम तो आपको याद रहेगा कि सेलाइन, क्या याद रहेगा, सेलाइन एल्केलाइन और सेलाइन एल्केलाइन। एक बात हो गई, सेलाइन एल्केलाइन, सेलाइन एल्केलाइन। फिर यहाँ पर ये तो याद हो गया आपको 8.5, 15 और 4,
8.5 15/4। अब यहाँ ये दूसरे का जो उसके नीचे लिखा है हमने वो देखिए, कम कम अधिक, क्या है, कम कम अधिक, और इधर अधिक अधिक कम, अधिक अधिक कम, और यहाँ नीचे देखिए अधिक अधिक अधिक। ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है, कम कम अधिक, अधिक अधिक कम, और अधिक अधिक अधिक। अब आप अपने माइंड में रखिए कि 8.5 pH है, 8.5 pH है, तो हमने बोला कि कम, तो से कम, इससे कम। और दूसरा सोडियम लवण 15% से कम, 15% से कम। फिर विद्युत चालकता 4 मिलीमोल से अधिक, तो हो गया कम कम अधिक। बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, 8.5 pH, और सोडियम लवण जो है परिवर्तन से सोडियम लवण जो है वो 15% और 4 मिलीमोल। तो फिर उसके बाद में ये लाइन याद रखिए, कम कम अधिक, अधिक अधिक कम, और सब में इसमें अधिक। ठीक है, तो पहले में कम कम अधिक चलेंगे, और इस कम का उल्टा चल देंगे, फिर अधिक अधिक कम, उसका सेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कम है तो इधर अधिक, कम है तो अधिक है, इसमें कम, और बाकी में जो है वो सब अधिक अधिक है। तो अब याद रहेगा, चलते फिरते खाते पीते बैठते आप 1-2 बार इसको दोहराइए, 8.5, 15 और 4 मिलीमोल। ठीक है, अब कम कम अधिक, दूसरे वाले में अधिक अधिक कम, और तीसरे वाले में अधिक अधिक अधिक। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों पर मेरा जो है वो पूरा भरोसा है, और मेरे ऊपर आपका भरोसा रहे तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा, याद करने की कोशिश करिए, कोशिश ही नहीं करना है बल्कि इसको याद ही करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यूट्यूब में इधर उधर कुछ न तलाशते हुए, नेट में कुछ न तलाशते हुए आप इसी मैटर को पढ़ेंगे तो 99% हम बता रहे हैं आप सक्सेस हो जाएंगे। फिर हम इसके आगे बात करें, जो क्षारीय मृदा का जो विकास होता है वो कैसे होता है, क्षारीय मृदा का विकास कैसे होता है, ये कैसे क्षारीय मृदा बनती, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण क्षारीय मृदा बनती है। तो पहला होता है सेलिनाइजेशन या लवणीकरण। ठीक है, सेलिनाइजेशन, इसको लवणीकरण बोलते हैं। लवण मतलब जैसे सोडियम लवण की हम बात करें तो सोडियम लवण जो है भूमि की ऊपरी सतह पर जो है या परत पर जो है जमा हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलिनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि सर इसमें आपने एक बात मृदा वाले में जो है नहीं बताया हमने, जो क्षारीय मृदा का हिलगार्ड ने 1906 के अनुसार वर्गीकरण किया था। तो हाँ, यहाँ पर एक अन्य नाम में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अन्य नाम में आप देखिए, सफ़ेद, काली और भूरी। तो सबसे पहले सफ़ेद होगी, फिर एकदम से काली हो जाएगी, और फिर भूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिक्सअप रहेगा। कैसे इसको याद रखना है कि सफ़ेद किसको कहेंगे, काली किसको कहेंगे, और भूरी किसको कहेंगे। इसको याद रखने के लिए हमने आपको सफ़ेद, एकदम सफ़ेद ऐसा, पहली वाली सफ़ेद, दूसरी काली, और सफ़ेद और काली को मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, भूरी हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपका, आपकी बात को हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आप कमेंट्स करते जाइएगा, और कमेंट्स करेंगे तो हमको सारी बातें समझ में आएगी कि आपके लिए आवश्यकता क्या है। ठीक है, अब क्षारीय मृदा का विकास की बात करें तो क्षारीय मृदा के जो विकास है, सेलिनाइजेशन या इसको लवणीकरण कहते हैं, यानी लवण जमा हो जाते हैं। लवण मतलब साल्ट, तो साल्ट कौन सा, सोडियम। तो सोडियम लवण जो है ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं। तो सोडियम लवण तो मेन है, जमा ही हो जाते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे लवण हैं जो भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, इनके नाम देख लीजिएगा। तो एक तो जो है सोडियम लवण तो रहेगा ही, इसके अलावा जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, या कामा लगा लेना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये भी जो है
भूमि की ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं। फिर है एल्केनाइजेशन। एल्केनाइजेशन तो एल्केनाइजेशन में क्या होता है, भूमि की ऊपरी सतह पर जो है यहाँ पर एल्केन यानी यहाँ पर क्या होता है, क्षार जमा हो जाते हैं। पहले वाले में लवण जमा हो जाते हैं, साल्ट जमा हो जाते हैं, सेलेनाइजेशन। एल्केलाइजेशन में एल्केन बोलते हैं ना क्षार को, है ना, एल्किल सॉइल जिसमें क्षार होता है वो एल्किल सॉइल कहलाता है। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट ये जमा हो जाते हैं, तो इसके कारण भी जो है वो क्षारीय मृदा बन जाती है। फिर इन क्षारीय मृदा को निकालने के लिए सुधार के लिए जो है वो कुछ चीज़ें और होती है, जिसको हम कहें कि डिसेलिनाइजेशन। डी मतलब उसके विपरीत, डी मतलब विपरीत हो जाएगा, सेलिनाइजेशन के विपरीत मतलब डिसेलिनाइजेशन। जैसे भूमि की सतह पर जो है वो एकत्रित हो जाते हैं सोडियम लवण को, वो लवण जो है लीचिंग की क्रिया के द्वारा मृदा की अंदर की, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है तो इसको समझ जाइएगा। लीचिंग की क्रिया द्वारा जो है मृदा की अंतः परत में चले जाते हैं, मृदा की आंतरिक परत में चले जाते हैं। तो इस अंदर जाने की क्रिया साल्ट को अंदर की ओर मृदा के परत, सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने बताया है। तो सॉइल प्रोफाइल का एक वीडियो है, आप पिछले वीडियो पर ज़रूर क्लिक करिएगा, देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल का नाम ज़रूर याद रखिए, डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन, ठीक है। फिर यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि लीचिंग, यहाँ पर एक शब्द आया है लीचिंग की क्रिया द्वारा, सोडियम लवण। लीचिंग की क्रिया द्वारा क्या लवण, सोडियम लवण जो है ये अंदर की ओर चले जाते हैं। तो लीचिंग क्या चीज़ है वो बता दें कि मृदा में विभिन्न परत पाई जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं उसको। वो सॉइल प्रोफाइल में ये जो है पोषक तत्व के साथ साथ ये सब सारे साल्ट भी जो है वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं। यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, पानी भर करके जुताई कर दें, पानी भर दें, तो क्या होगा कि ये जो लवण है निचली परत में चले जाते हैं। तो निचली परत में ही जाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, डिसेलिनाइजेशन कहते हैं, यानी सेलिनाइजेशन के विपरीत। साल्ट जमा होता है सेलिनाइजेशन में और साल्ट का ह्रास होता है डिसेलिनाइजेशन में। फिर डिग्रेडेशन की बात आ रही है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन या निम्नीकरण। निम्नीकरण नाम ही इसका, सोडियम विनिमय आयन जो जल की क्रिया से क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन जो है इससे बाहर निकलती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो जो CO2 से क्रिया कर वो फिर से क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। इसी को हम निम्नीकरण या डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेडेशन फिर से मतलब ये टूटना या जो है इसका अपक्षय हो जाता है, अलग हो जाते हैं और इससे कोई दूसरे पदार्थ बना लेते हैं, जिसको हमने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जिससे ये जो है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो और भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को, जिसको भी आवश्यकता है तो उनको आप शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा चैनल को आप सर्च करते रहिए कि हम पर डे का वीडियो डाल रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित और हिंदी कंपटीशन से संबंधित। जो हिंदी की तैयारी करने वाले होंगे तो हिंदी का वीडियो देख लीजिए, और जो केवल एग्रीकल्चर की तैयारी वाले होंगे तो केवल एग्रीकल्चर का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब सबको कर दीजिए।
ताकि हमारे चैनल आगे बढ़ता रहे, हमको साहस मिलती रहे। और आप लोगों के ही लाइक और सब्सक्राइब करने पर ही हम लोगों को उमंगता बनी रहती है कि चलो आप लोगों को आवश्यकता है। हमको समझ में आता है कि आपकी आवश्यकता है, हमारी जो कुछ आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन हम पूरे अपने देश के बच्चों को, एग्रीकल्चर के बच्चों को या एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को जो है ये फ़ायदा देने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको हम देंगे। और यदि उस एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो बस आज जो है वो यहीं हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।